नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। अगर कोई उड़ना चाहे तो उसकी उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े सपने देखे जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए चाहिए होती है लगन। और ऐसी ही लगन दिखाई हमारी आज की तेजस्विनी ने। उन्होंने सोचा कि मैं आईएएस का एग्जाम दूं। उन्होंने दिया और लड़कियों में वो अव्वल आ गई। ओवरऑल रैंक सेकंड रहा। यही है हमारी आज की तेजस्विनी अनु कुमारी। कड़ी मेहनत और जबरदस्त लगन इंसान को कहां से कहां ले जाती है, इसका जीता जागता प्रमाण है हरियाणा की अनु कुमारी दहिया। एक बच्चे की मां अनु निश्चित तौर से उन तमाम लड़कियों के लिए एक मिसाल है जो कड़ी मेहनत और लगन के जरिए अपनी नियति को बदलने का मादा रखती है। अनु ने दिल्ली विश्वविद्यालय से फिजिक्स में ऑनर्स करने के बाद IMT नागपुर से MBA कर कॉर्पोरेट जगत का रुख किया और अच्छी खासी नौकरी ज्वाइन की। लेकिन पढ़ाई में हमेशा अव्वल आने वाली अनु के लिए ये जिंदगी का आखिरी पड़ाव नहीं था। घर वालों की प्रेरणा से 9 साल प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने की ठान ली और 2016 में प्रीलिम्स के पहले अटेम्प्ट में मात्र 1 नंबर से रह गईं। लेकिन अनु जानती थी कि उन्होंने ये परीक्षा बगैर किसी तैयारी के दी है, इसलिए दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और महिलाओं में अव्वल और ऑल इंडिया में दूसरा रैंक हासिल किया। इस वर्ष सिविल सेवा परीक्षा में महिलाओं में अव्वल और अखिल भारतीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल करने वाली अनु कुमारी हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करें इस साल की आईएएस टॉपर तो नहीं, सेकंड रैंक, लेकिन लड़कियों में अव्वल। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनु हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। और बहुत बहुत बधाई आपको, आपने जो करके दिखाया है लड़कियों में। आपने फर्स्ट आप आई और ओवरऑल आपका रैंक आईएएस में सेकंड रहा। ये बताइए कि क्या ऐसी उम्मीद की थी कि मैं इस तरह का रिजल्ट लेके आऊंगी, या सिर्फ ये उम्मीद थी कि मुझे आईएएस क्लियर करना है? मैम ये तो कहीं दूर दूर सपने में भी नहीं सोचा था कि रैंक 2 आ जाएगा। हाँ, ये ज़रूर था कि शायद लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए। अच्छा। ये थोड़ी होप थी। हाँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स को और मेरी फैमिली को, तो मेरा भाई और मेरे फादर, वो मुझे बोलते थे तू टॉप 10 में आ जाएगी। अच्छा। तो कुछ ऐसा था, बट नहीं, मैंने नहीं सोचा था कि रैंक 2 आ जाएगा। लेकिन आप एक अच्छी स्टूडेंट थी, तभी घर वालों को और सबको ये उम्मीद थी कि आप अच्छा करेंगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। शायद इसी कारण कि हमेशा से पढ़ाई में थोड़ा सही प्रदर्शन रहा था। अच्छा। तो माँ बाप को और भाई बहन को, उनको उम्मीद थी कि हाँ शायद ये टॉपर्स में आ सकती है। अच्छा, तो क्या आप पढ़ाई में हमेशा नंबर 1 पे आती थी? हाँ मैम, स्कूल के दौरान आई वाज ऑलवेज नंबर 1। अच्छा। देन ग्रेजुएशन के दौरान आई वाज नंबर 2 इन कॉलेज। एंड अगेन जब मैंने MBA किया है उसमें भी अगेन आई वाज अ टॉपर। तो ये टॉपर रहने का क्या मूल मंत्र है? मैम आई थिंक कि लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं और कितनी लगन से आप कोई भी काम करते हैं, यही चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आप कैसा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो जो स्टूडियस वाले होते हैं, वो ज़िंदगी से बिल्कुल अलग कई बार कट जाते हैं और सिर्फ पढ़ाई, मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं। वैसे तो आजकल चश्मे बहुत लोगों को वैसे भी लग जाते हैं, लेकिन फिर भी, लेकिन आपको देख के ऐसा लगता नहीं है कि हाँ मैम, मैंने 24 घंटे पढ़ते ही रहो? राइट। ये मैंने कभी नहीं अपना मूल मंत्र रखा कि मैं सिर्फ और सिर्फ किताबों तक ही सीमित रहूं। इनफैक्ट मुझे स्कूल में बेस्ट ऑलराउंडर का अवार्ड मिलता था। एंड मैंने बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं, डांसिंग में, पेंटिंग में, स्टोरी राइटिंग, डिबेटिंग एट्सेट्रा। सो आई वाज ऑलवेज अ स्टूडेंट हु वाज इन्वॉल्व्ड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आईएएस का एग्ज़ाम आपने दिया, हम जानते हैं कि जो आपके बारे में मीडिया में अच्छा रहा है कि आपने बहुत देर से ये अटेम्प्ट किया। जी हाँ। क्यों? जी मैम, मुझे अभी 9 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो गया था। एक्चुअली जब मैंने MBA किया था वो मैंने इस मकसद से किया था कि आई कम फ्रॉम अ फाइनेंशियली हम्बल बैकग्राउंड। तो फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, खुद के पैरों पे खड़ा होना, वो मेरे लिए एक प्रायोरिटी थी। तो MBA करने के बाद मैंने एक जॉब टेकअप कर लिया था ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स नाम की कंपनी में। और वहाँ से जो फाइनेंशियल नीड थी वो फुलफिल होनी शुरू हो गई थी। अब धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता गया, वो नीड फुलफिल होने के बाद फिर लाइफ में एक मीनिंगलेसनेस सी होने लग गई थी। अब 8 साल 9 साल नौकरी करने के बाद सुबह जब मैं उठ के ऑफिस जाती थी तो वो मन में कहीं एंथुजियाज्म नहीं था, कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आती थी हाँ मैं आज कुछ ऐसा करने जा रही हूँ विच आई लुक फॉरवर्ड टू।
और मुझे लगने लगा था शायद ऐसी ही ज़िंदगी जीती गई तो हाँ पैसे बहुत मिलेंगे, आई विल हैव अ फाइनेंशियली सिक्योर लाइफ, लेकिन कहीं ना कहीं आई वुड लुक बैक एट माई लाइफ एट द टाइम ऑफ माई डेथ परहैप्स आई वुड नॉट बी अ हैप्पी पर्सन। सो उस तरीके की फीलिंग्स थी मैम मन में। फिर कुछ ऐसे इवेंट्स घटे, मेरे मामा जी ने, मेरे भाई ने, उन्होंने मुझे काफ़ी इनकरेज किया कि यू कैन डू इट और अभी 2 चांस हैं तुम्हारे पास और हमें लगता है तुम एक में ही निकाल दोगी, तो लीव योर जॉब प्लीज़ ट्राई, लीव योर जॉब प्लीज़ ट्राई। और मेरे भाई ने मेरा प्री का फॉर्म भर दिया था मुझे भी ना बताए। अच्छा। उस दिन असल में टीना डाबी हैड टॉप्ड अच्छा। ऑन अ पर्टिकुलर डे व्हेन द रिजल्ट केम एंड टीना डाबी हैड टॉप्ड। मेरे भाई ने वो अखबार में देखा था एंड उस दिन प्री का फॉर्म भरने के लिए कुछ समय बाकी था, तो उसने प्री का फॉर्म भर दिया उस साल का, 2 महीने बाकी थे। फिर उसने मुझे कन्विंस करना शुरू किया कि आप जॉब छोड़ो। फिर मैंने जॉब छोड़ के वो वाला अटेम्प्ट दे दिया। उसमें मेरा 1 मार्क से प्री क्लियर होना रह गया था। अच्छा। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आई हैड गुड अमाउंट ऑफ टाइम, आराम से 1 साल था। फिर मैंने प्रिपरेशन की और भगवान की कृपा से इसमें हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि आपने सिर्फ 8-9 साल नौकरी नहीं की, आपने शादी भी की और शादी के बाद एक बेबी भी आपके पास में था जिस वक्त आप ये सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रही थी। तो दिक्कत नहीं हुई? मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि शादी के बाद मुश्किल होता है और ख़ासतौर से इस तरह की तैयारी में लगना, जुटना, पढ़ना, तो वो कैसे मैनेज किया? मैम बिल्कुल सही कह रही हैं। शादी के बाद एक लड़की की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आते हैं। जब वो अपने पेरेंट के घर पे रह रही होती है तो उसे केयर दी जाती है, पैम्पर किया जाता है और जब वो अपने ससुराल में आ जाती है देन शी इज़ सपोज टू बी टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, रोल्स डिफर कर जाते हैं। तो हाँ काफ़ी कुछ बदलाव आ जाता है और ये आसान नहीं होता है। इनफैक्ट काफ़ी औरतों के लिए शादी के बाद उनका करियर टेक्स अ बैक सीट, खत्म भी हो जाता है एंड फैमिली बिकम्स द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट हियर मैम थैंकफुली आई वुड से दैट आई हैव a very cooperative family on my in-laws side also and especially on my parents side। तो मैं अपने in-laws और husband उन्होंने मुझे support किया in my decision to chuck my job and start preparing। और उन्होंने इस चीज़ के लिए भी मुझे अलाउ कर दिया कि I can come to my parents place and prepare there। और जब मैं अपने माँ बाप के घर आ गई थी तो मुझे कंप्लीट सपोर्ट था मैम। वहाँ मैं ये कहूँगी आई वुड नॉट लाइक टू टेक एक्स्ट्रा क्रेडिट, मैं पानी का ग्लास भी नहीं उठाती थी। Very nice। तो वहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ सारा ध्यान मेरा पढ़ाई पे था। अच्छा। थोड़े समय बाद मैंने रियलाइज़ किया कि बेटे के साथ रह के पढ़ाई नहीं हो रही थी। मैंने एक लाइब्रेरी भी ज्वाइन किया था कि मैं दिन में लाइब्रेरी में पढ़ लूँगी एंड सुबह शाम बेटे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा। बट इट टर्न्ड आउट कि वो हो नहीं पा रहा था और पढ़ाई में खलल पड़ रहा था, तो आई हैड टू टेक अ हार्ड डिसीजन। तो मैंने अपने बेटे को फिर अपनी मम्मा के पास छोड़ा और मेरी मासी हमारे घर से कुछ 20 किलोमीटर दूर एक गांव में रहती हैं। पुरखास गांव में। फिर मैंने मैम वहाँ जाके अपनी प्रिपरेशन करी, तो मैं लगभग 1.5 साल अपने बेटे से दूर रही। मैंने उसका बर्थडे भी मिस कर दिया था, आई डिड नॉट कम ऑन हिज बर्थडे आल्सो। तो इस तरीके से वहाँ मैंने तैयारी की। गांव में रह के मतलब पढ़ाई की, तो वहाँ पर सब चीज़ें, नेट की सुविधा और तमाम अखबार और पत्रिकाएं ये सब पहुँच रही थी आपके पास? मैम वहाँ अखबार तो नहीं जाता था। अच्छा। हिंदी का अखबार ज़रूर था, लेकिन जब मैंने वेंडर से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप हिंदू डाल दिया कीजिए, इंडियन एक्सप्रेस डाल दिया कीजिए, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैंने बोला आप 2 दिन पुराना डाल दिया कीजिए, मैं थोड़ा सा लैग पे पढ़ लिया करूँगी, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन वहाँ पे इंटरनेट की अच्छी सुविधा थी, खासकर जब से रिलायंस जियो वगैरह का ऑफर आया है, तो नेट काफ़ी अच्छे से और चीप रेट पे अवेलेबल था सबको। तो नेट की सुविधा होने के कारण आई वुड से मैम कि ये न्यूज़पेपर का ना आना मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। अच्छा। क्योंकि फिर मैंने ऑनलाइन सोर्सेज से अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। जब आप लाइव अखबार पढ़ते हैं तो आप हर तरीके की खबर पढ़ते हैं, मर्डर, रेप एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैड एज वेल एज सैड न्यूज़। लेकिन जब मैंने ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ना शुरू किया, कंपेटिटिव जो साइट्स होती हैं उनसे, तो मैंने एकदम क्रिस्प न्यूज़ और जो बिल्कुल रेलेवेंट थी यूपीएससी के लिए सिर्फ वो पढ़ना शुरू किया। तो उससे मैं मेरी टाइम की भी सेविंग हो गई और मतलब अच्छी प्रिपरेशन हो गई। तो क्या बहुत बार हमने देखा है कि जब सिविल सर्विसेज के लोग तैयारी करते हैं तो कोचिंग के लिए जाते हैं? हाँ जी। तो कोचिंग आपने बिल्कुल नहीं ली? नहीं मैम, कोचिंग मैंने बिल्कुल नहीं ली। अच्छा। थी। मैंने अपनी मासी के घर पे रह के वहीं पे सेल्फ स्टडी से ही सब कुछ प्रिपेयर किया था। स्टैटिक पोर्शन के लिए जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स रहती हैं, एनसीईआरटीज वगैरह, वो आप आराम से मार्केट से खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपनी जगह पे। उसके लिए कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं थी। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आज के दिन टेक्नोलॉजी के कारण जो भी रिमोट रूरल एरियाज़ में कहीं भी कोई बच्चा बैठा है, ऑनलाइन मॉड्यूल्स देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और पढ़ाई में लग जाइए। तो
ये टेक्नोलॉजी के कारण मेरी इतनी हेल्प हो गई मैम कि किसी कॉन्सेप्ट में अगर मैं स्टक हो जाती थी, एक तो मेरा भाई मेरी हेल्प करने के लिए था, आई वुड जस्ट व्हाट्सएप टू हिम कि मुझे फलाना टॉपिक आई डू नॉट अंडरस्टैंड इट, एंड ही वुड ट्राई फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, और जो उसका मोस्ट ईजी एक्सप्लेनेशन होगा ही वुड सेंड दैट टू मी। तो इससे मुझे बहुत हेल्प हुई। इट सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी बिकॉज रिसर्च करने में टाइम जाता है, यू रीड मल्टीपल सोर्सेज एंड देन अराइव एट अ फाइनल कंक्लूजन। और समटाइम्स आई यूज्ड टू सीक हेल्प फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज कि गूगल कर लिया, किसी कॉन्सेप्ट को यूट्यूब से समझ लिया, एंड लास्टली करंट अफेयर्स दैट आई एनीवेज डिड फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज ओनली। तो वहाँ मुझे इस तरीके की कोई कंप्लेन, कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। चलिए, क्योंकि ये अनु कुमारी हैं इसलिए इनको कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई और इन्होंने ऑनलाइन ही पढ़ के नॉलेज गैदर की, रिसर्च किया और सिविल सर्विसेज के एग्जाम में लड़कियों में इन्होंने बाजी मार ली। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए तेजस्विनी। सुबह का सही आगाज ताजा खबरों के साथ, सुर्खियों के आईने से देश विदेश की सही तस्वीर और दिन के हर पहलू पर नजर। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तेजस्विनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ अनु कुमारी हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज क्रैक किया और ऐसा किया कि दुनिया को दिखा दिया कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती और भले ही उन्हें गांव में क्यों ना रहकर पढ़ना पड़े वो पढ़ सकती हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप ऑनलाइन ही पढ़ रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन मतलब कोई गाइडेंस आपको कभी नहीं चाहिए थी कि भाई क्या आप बात कर रही थी उन लोगों से जो सिविल सर्विसेज के लिए अपेयर होते हैं, एग्जाम देते हैं, कुछ तो गाइडेंस कहीं से आप ले रही थी? बिल्कुल सही कह रही है मैम, बिना गाइडेंस के कर पाना आई थिंक टफ है। हाँ। क्योंकि काफ़ी चांसेस रहेंगे कि आप डिविएट हो जाएं, आप वो नहीं कर रहे जो चाहिए है। बिल्कुल। तो मैम इसके लिए मैंने बहुत सारी ऑनलाइन रिसर्च की थी। अच्छा। पास्ट टॉपर्स के मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ पढ़े कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, उन्होंने कैसे कैसे किया। इसमें मैं स्पेशली नेम लेना चाहूँगी, 2015 के बैच में एक टॉपर रही हैं 4th रैंकर अर्तिका शुक्ला। उनका मैंने कोई 10 मिनट्स का वीडियो देखा था, एंड व्हेन आई सॉ हर स्पीकिंग somehow I found कि this girl is very genuine and she is actually saying what she means. She means what she says. तो उनकी स्ट्रैटेजी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। उसमें से मैंने काफ़ी कुछ बिट्स एंड पीसेस चुने और बाय गॉड्स ग्रेस इट वर्कड फॉर मी। अच्छा, तो जब ये आप सब ऑनलाइन सिलसिला आपका चल रहा था तो लगभग कितने घंटे आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में डिवोट कर रही थी? मैम देखिए 10-12 घंटे तो डेफिनेटली, और एकदम डेडिकेटेड स्टडी के। आई वुड से कि उस टाइम पे अगर मैं पढ़ रही होती थी तो मेरा ध्यान इधर उधर नहीं होता था, क्योंकि अदरवाइज मैंने जनरली देखा है कुछ बच्चों को जो सारा दिन किताब लेके बैठे रहते हैं बट स्टिल परहैप्स आउटपुट इतना अच्छा नहीं निकलता है। क्योंकि कई बार होता है बच्चे जब सिविल्स की परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, सामने किताब खुली होती है और आंखों में सपने चल रहे होते हैं कि रिजल्ट आ गया है, मेरे सामने रिपोर्टर खड़े हैं और मेरा अखबारों में नाम आ रहा है। तो यहाँ मैंने अपने मन को काफ़ी कंट्रोल करके रखा था। मैं अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचती थी या मैं फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती थी। मेरे माइंड में सिर्फ एक ही था कि मैं अपने बच्चे से दूर सिर्फ इसलिए रह रही हूँ ताकि मैं अच्छी प्रिपरेशन कर सकूँ। तो इट वुड नॉट बी जस्ट ऑन माई पार्ट इफ़ आई कीप ऑन डे ड्रीमिंग एंड वेस्टिंग माई टाइम। तो बार बार वो एक आप कह सकते हैं गिल्ट फैक्टर, मोटिवेशन फैक्टर कि मैं क्यों उठा रही हूँ ये कदम, वो बार बार आंखों के सामने था। तो इस वजह से पढ़ाई में ही सारा समय जाता था। तो बच्चा क्या कह रहा था? मैम वो रोता बहुत था वो बहुत रोता था। मुझे मम्मी बताती थी वो उदास रहने लग गया था एक्चुअली। जब मैं उसे छोड़ के गई थी तो वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता था कि व्हाट ही इज़ फीलिंग, बट उसके बिहेवियर में चेंज नज़र आता था। उसने उदास रहना शुरू कर दिया था। तो शुरुआत में मैं उसके साथ डेली वीडियो चैट करती थी। फिर लेटर ऑन आई रियलाइज कि इट इज़ हर्टिंग मी एज वेल एज हिम, क्योंकि वो मुझे फिर भूल नहीं पा रहा था। उसे याद आ जाता था कि हाँ मम्मी वहाँ हैं और मुझसे सिर्फ वीडियो चैट कर रही हैं। तो फिर ठीक है, आई टुक अ मच हार्डर डिसीजन, देन आई कंप्लीटली stopped interacting with him. So, but I think it worked in his favor as well as my favor, क्योंकि फिर वो धीरे धीरे फैमिली के साथ ही, मॉम के साथ, डैड के साथ एडजस्ट हो गया। तो आपके हस्बैंड जो थे उनको भी कोई तकलीफ नहीं थी इस तरीके से कि 1.5 साल के लिए वनवास हो गया? हाँ, हस्बैंड इज क्वाइट ओल्डर टू द सन, तो हाँ ठीक है, उन्होंने मैनेज कर लिया। जब छोटे बेटे ने ही कर लिया तो ठीक है, उन्होंने भी अच्छा, जब ये रिजल्ट आया तो
क्या फीलिंग्स थी, मतलब मैम हस्बैंड की क्या फीलिंग्स थी, पेरेंट्स की क्या फीलिंग्स थी, और बच्चे की क्या फीलिंग्स थी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी सफलता में वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अपनी बेटी को पहले बोलती थी कि बेटा जब आप प्रे करते हो ना तो बोलना कि मम्मा पास हो जाए, मम्मा पास हो जाए। ऑल्दो ही सिंपली डिड नॉट रियलाइज इट्स मीनिंग और व्हाट इम्पोर्टेंस। जिस दिन रिजल्ट आया मैम उस दिन पहले तो काफ़ी देर विश्वास नहीं हुआ था, एंड आई एक्चुअली जम्प्ड एंड आई क्राइड, द होल फैमिली क्राइड कि अच्छा ऐसा हो गया है। देन एवरीबडी वॉज ऑफ कोर्स वेरी वेरी हैप्पी। और बेटा जो था वो तो उसे तो मैंने गोदी में उठा लिया था, एंड आई वाज हगिंग हिम टाइम एंड अगेन कि मम्मा पास हो गई है, मम्मा पास हो गई है। फिर वो मुझे बोलता है देखा मैंने बोला था ना, मैंने प्रे किया था ना। तो ही वाज हैप्पी। उसके बाद जब घर पे आना जाना शुरू हुआ बधाई देने वालों का और सबका, तब उसे कुछ ज़्यादा ये नहीं पता था कि क्या IAS, क्या नंबर 1 और 2, बट ही ओनली सेड कि हाँ हमारे घर में तो शादी है, टेंट लगा हुआ है और मिठाई खा रहे हैं सब लोग। सो दैट वाज द फीलिंग। एंड हस्बैंड? Yeah, of course he was very happy, ma'am. He was very happy. He was in Delhi at that time, so next day he came to meet me. और लेकिन आपके हस्बैंड जो है वो बिजनेस से जुड़े हुए हैं? वो बिजनेस से जुड़े हुए हैं। तो आगे की लाइफ भी काफी चैलेंजिंग रहने वाली है आपकी। जी हाँ, क्योंकि मेरा जॉब ऐसा रहेगा जो पोस्टिंग से जुड़ा रहेगा और उनका बिजनेस मोस्टली दिल्ली में ही है, तो आई थिंक या ही विल हैव टू जगल बिटवीन द टू प्लेसेस। अच्छा ये बताइए अनु, सब्जेक्ट्स आपके क्या थे? मैंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लिया था मैम। अच्छा। तो क्योंकि सब्जेक्ट्स का भी बड़ा रोल होता है, हमने सुना है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम। जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं वो स्पेशली मोस्टली ज्योग्राफी लेते हैं, या फिर आजकल कुछ ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी। तो अब की बार देखें तो एंथ्रोपोलॉजी से ही काफ़ी टॉपर्स हैं विद इन टॉप 10 इटसेल्फ। आई थिंक 3 और मोर टॉपर्स आर देयर विद इन टॉप 10। तो सब्जेक्ट की चॉइस का काफ़ी महत्व रहता है आपकी सक्सेस में। लेकिन आपका बैकग्राउंड साइंस का है? जी हाँ, मेरा आई एम अ फिजिक्स ऑनर्स ग्रेजुएट एंड आफ्टर दैट आई हैव डन MBA। तो मैम वो सोशियोलॉजी इसलिए चुना था क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन किए 10 साल हो चुके थे और MBA के 10-12 साल हो चुके थे। वो एनी विच वेज आई हैड फॉरगॉटन। तो जो पढ़ना था वो relevant होना चाहिए to the future things that you are going to do as an administrator, and it should help you in the preparation of GS papers also। और इसका सिलेबस भी थोड़ा छोटा बोलते हैं मैम, तो इस वजह से मैंने। अच्छा ये बताइए कि कहते हैं कि सिविल्स का जो इंटरव्यू रहता है वो भी बड़ा मतलब जी हाँ, मुश्किल भी जो रहता है, इंटरव्यू है लोग काफी उससे थोड़ा घबराते भी हैं कि क्या होगा और कैसे होगा। तो इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ थोड़ी नर्वसनेस थी, थोड़ा लग रहा था? मैम इंटरव्यू के लिए फॉर यू नो सम रीज़न आई वॉज वेरी कंफर्टेबल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। इनफैक्ट मैं अपनी फ्रेंड्स को बोलती थी कि मेरा मेंस निकल जाए अच्छे से मार्क्स से, इंटरव्यू में संभाल लूँगी। वो शायद कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मैम इस कारण आया था क्योंकि 8-9 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करने के बाद आई हैड द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरैक्टिंग विद पीपल, ऑफ गिविंग इंटरव्यूज एंड ऑल। और एक मेच्योरिटी भी आ जाती है आपकी पर्सनैलिटी में एज कम्पेयर टू अ जस्ट यू नो ग्रेजुएट पास आउट पर्सन। तो वो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस था। और उसके बाद मैंने काफ़ी मॉक टेस्ट वगैरह भी दिए थे टू अंडरस्टैंड द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एंड टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ कि इफ़ यू आर पुट अंडर अ प्रेशर सिचुएशन हाउ वुड यू रिएक्ट। तो मैंने काफ़ी मॉक इंटरव्यूज दिए थे मैम, और उन सबसे वेरियस इंस्टीट्यूट्स। तो देयर आर संकल्प है, वाजीराव। तो क्या उसमें भी आपको ऑनलाइन मदद मिली इंटरव्यूज के लिए? इंटरव्यूज में नहीं मैम, इंटरव्यूज में नहीं। इंटरव्यू आपने तेजस्विनी नहीं देखी ना उस वक्त? इंटरव्यू कैसे लेना? नहीं तेजस्विनी देखा है मैम, श्योरली देखा है, बट ऑफ कोर्स इसके लिए जोकिंग। ओके अच्छा, फिर आपने वो लिया तो उसके अच्छा ये बताइए इंटरव्यू के दौरान सब कुछ नॉर्मल था? मैम मेरा इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग गया था। सो स्मिता नागराज मैम है, सो ऑनरेबल मैम वाज द चेयरपर्सन इन माय बोर्ड, एंड इंटरव्यू मोस्टली फोकस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। बाकी कुछ उन्होंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ बीइंग अ मैरिड वुमेन उन्होंने पूछा था कि आजकल की लड़कियां बेटा जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती हैं, व्हाट इज़ योर टेक, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन इट, जॉइंट फैमिली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अच्छी है या नहीं है। सो टू ग्रो अप योर पर्सनैलिटी, what kind of a person you are, what are your views on various topics। जैसा बोला भी जाता है ये आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, दे आर ट्राइंग टू टेस्ट योर पर्सनैलिटी, एटीट्यूड कैसा है, ऑप्टिमिस्टिक है या नहीं, और भिन्न भिन्न विचार इश्यूज़ पे आपके क्या विचार हैं। और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग ही क्वेश्चंस भी आए थे मैम। एक सर थे और उन ऑनरेबल सर ने क्वेश्चन पूछा था कि टुडे पिंक पजामाज आर फ्लाइंग ओवर रेड फोर्ट। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय इट?
So the moment I heard the word pink, I knew it is related to women, women empowerment. But of course, since I was not very sure, so I comfortably told him कि sir, that's a very interesting question, but I'm sorry, I don't know its meaning. So then he very calmly explained to me कि बेटा, it is about women empowerment. Now look at you, aren't you an empowered woman? So ma'am, this was the kind of interaction that was happening in the interview. They are so calm, so nice people that he make you comfortable. वो इतना comfortable कर देते हैं कि एक्चुअल में जो आपकी रियल पर्सनालिटी होती है वो निकल के बाहर आ जाती है। और एक और उन्होंने, मेरी हॉबीज़ डांसिंग और पेंटिंग है, तो एक उन्होंने क्वेश्चन उससे भी संबंधित पूछा था कि जनरली ये कहा जाता है कि आर्टिस्ट की एक थर्ड आई होती है, आर्टिस्ट हैव अ थर्ड आई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट एंड डू यू हैव अ थर्ड आई? सो दिस वाज द काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन थे, डिफरेंट टॉपिक्स। अच्छा, ये बताइए अनु, जैसे आप आपने कॉलेज किया, आपने दिल्ली के हिंदू कॉलेज से मैंने आपने कॉलेज किया ना, तो क्या उस वक्त जैसे आप कॉर्पोरेट सेक्टर आपने ज्वाइन कर लिया, तो उस वक्त कभी था आपके दिमाग में कि आप सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहेंगी या नहीं था? मतलब मैम, जब मैंने ग्रेजुएशन किया, कभी शुरू में से ही लोगों को होता है कि भाई हमें तो यही करना है। राइट। तो मैम, जैसे मैंने आपको बताया, पढ़ाई में मैं थोड़ा ठीक स्टूडेंट रही थी, तो कुछ लोगों को, खासकर पड़ोस रिलेटिव्स को, उनको होप थी कि हाँ, ये लड़की से हम सिविल्स में निकालेंगे एंड ऑल, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण, ऑल्दो आई वांटेड कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है, एंड स्पेशली बिलोंगिंग टू हिंदू कॉलेज। मैम, हिंदू कॉलेज हैज़ द रेपुटेशन दैट इट हैज़ गिवन द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट्स टू द कंट्री। तो इस वजह से वो वाली फीलिंग भी आती थी जब हम हिंदू कॉलेज में गेट में एंटर मारते थे कि हाँ, ये वो वाला कॉलेज है, यहाँ से शायद आपको करना चाहिए इसके लिए ट्राई। लेकिन फिर मैंने MBA ही करने का सोचा ड्यू टू दो सर्कमस्टांसेस, और उसके बाद की स्टोरी आपको पता ही है। लेकिन ये बताइए कि जब आप कह रही हैं कि कॉर्पोरेट नौकरी करके आपको लग नहीं रहा था कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, मेरा एम क्या है, मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि सिविल सर्विसेज में जाके आपको वो वाली फीलिंग नहीं आएगी? मैम, मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज जितनी चैलेंजिंग रोल, no other role is there in the country which is as challenging and as diverse as civil services. यहाँ पे आपका एक एफर्ट, जैसे कि मैं कहना चाहूँगी मैम, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड होते हैं, अगर आप इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट की एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स बड़े अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही हैं, देन यू कैन इंश्योर द फ्यूचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर कंट्री। अगर आप इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी रहती है, महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, तो आप जानते नहीं है कि समाज में आप कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो मैम, मुझे नहीं लगता कि उस तरीके की फीलिंग यहाँ आएगी, एंड गॉड फॉरबिड अगर आती है तो आई वुड ट्राई टू मेक दैट बेटर। मतलब समथिंग वुड बी मिसिंग, तभी वो फीलिंग आ सकती है इफ़ आई एम नॉट डूइंग माई जॉब विद 100% डेडिकेशन। अगर कर रही हूँ, लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं और समाज में बेटर कंडीशंस बन रही हैं, आई एम श्योर ऐसी फीलिंग मतलब आपको लगता है कि एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाई जा सकती है? बिल्कुल मैम, समाज में चेंज, ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी। खासतौर से विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, और अगर हरियाणा की भी बात करें, तो कई बार जो हरियाणा की सोसाइटी में हम देखते हैं कुछ इस तरह की चीज़ें निकल कर आती हैं। हरियाणा ही क्या, देश के और हिस्सों में भी हम सुनते हैं इस तरह की खबरें सुनते हैं जो परेशान करती हैं, और खास तौर से गर्ल चाइल्ड के लिए जिस तरह। अब क्या लगता है, क्या कितना चेंज ला सकता है कोई अगर वाकई हिम्मत करे और अपनी सोसाइटी को बदलने की एक जो चाहत एक मन में होती है, खासतौर से विमेन एम्पावरमेंट के लिए? मैम, आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। इनफैक्ट मैं यहाँ कहना चाहूँगी, कई बार हम सोचते हैं कि जैसे हरियाणा, जिसे पुरुष प्रधान या पेट्रियार्कल सोसाइटी माना जाता है, यहाँ पे लोग विश्वास नहीं कर पाते अगर हम ये बोलते कि हम अपनी सेक्स रेशो को जो बिलो 900 रही है उसे हम 900 प्लस कर देंगे, एंड नॉट ओनली 900 प्लस कर देंगे, बट वी वुड बी द स्टेट विच वुड हैव रजिस्टर्ड द मैक्सिमम बेटरमेंट। लेकिन जब से हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च की है, तब से हमने बहुत मैसिव चेंज देखा है। बेटियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है स्कीम का। इस तरीके की फाइनेंशियल स्कीम्स चलाई जा रही हैं कि लोगों को जब घर में एक बेटी पैदा होती है तो वो एक फाइनेंशियल बर्डन के रूप में नहीं लगती है। सरकार कुछ पैसे जमा करा देती है बेटी के नाम के, जो 18 साल के बाद फिर आपको कुछ होके मिल जाते हैं। तो मैम, उससे हमने देखा है कि हमारी सेक्स रेशो 914 हो गई थी। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हरियाणा's हिस्ट्री इट क्रॉस 900 का मार्क। तो मैं मुझे लगता है कि सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सकता है। ज़रूरत है सही ट्रिगर्स को पहचानने की और सही जगह काम करने की। मैं आपको एक हमारी सरपंच का एग्जांपल देना चाहूँगी। वो एक गांव में सरपंच हैं और उन्हें इस तरीके की पहल ली, सेल्फी विद डॉटर। अच्छा। ऐसे करके उन्होंने एक अभियान चालू किया, एंड यू वुड नॉट रियलाइज कि पीपल हैव बीन रियली एंथुसियास्टिक अबाउट इट।
एंड दे हैव स्टार्टेड लुकिंग एट देयर डॉटर्स कि हाँ शी इज़ माई प्राइड एंड शी कैन बी माई प्राइड। लोगों ने बड़े खुश हो के अपनी छोटी छोटी बेटियों के साथ फोटोज़, हाँ सेल्फी विद डॉटर करके फेसबुक वगैरह पे डाला है, सोशल मीडिया पे छाए हैं। तो मैम मुझे लगता है कि चेंज इज़ पॉसिबल, चेंज हो भी रहा है एंड अगेन आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर ऑल्सो। तो अब जबकि आप रण में उतरने वाले हैं, है ना, ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी कुछ समय के बाद और वो खत्म होगी और फिर असली आप जो आपका काम है वो दिया जाएगा। क्या क्या देखती हैं आप अपने फ्यूचर में और अपने आप को, और ख़ास तौर से जिस मिशन के लिए, जिस प्रेरणा के साथ आप इस सिविल सर्विसेज में आई हैं, किस प्रकार से अपने रोल को देखती हैं? मैम मुझे लगता है कि ये बहुत चैलेंजिंग रोल है। जैसे कि अब तक एकदम खुशी महसूस हो रही थी कि वो पढ़ाई वाला दौर ख़त्म हुआ और अब शुरू हो गया, सफलता मिल गई है। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि चैलेंजेस अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, चैलेंजेस की अब शुरुआत है। क्योंकि जिस रोल में हम जा रहे हैं वहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप टू मेक अ डिफरेंस, टू मेक चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत स्कोप है। तो मुझे लगता है कि मैं अभी एक बहुत ही चैलेंजिंग रोल में जा रही हूँ जहाँ मुझसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी और डिफरेंट तरीके के चैलेंजेस भी होंगे। गवर्नमेंट की जनरली पब्लिक के माइंड में बहुत अच्छी परसेप्शन नहीं रहती है। वो मानते हैं कि गवर्नमेंट है तो उन्हें ज़्यादा नहीं पड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एजुकेशन कैसी है, हेल्थ कैसी है और चलता है वाला एटीट्यूड है। तो उस तरीके की एक धारणा को चेंज करना, अपनी एक अच्छी छवि बनाना और बहुत अच्छा काम करना, ये मैं अपना रोल देखती हूँ मैम फ्यूचर में। और एट द सेम टाइम मुझे पता है कि काफ़ी चैलेंजेस रहेंगे, बट मुझे लगता है कि हाँ सभी के सपोर्ट के द्वारा और खुद में एक ज़ील है तो शायद मैं वो रोल निभा पाऊँ। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इन सब चैलेंजेस पे खरी उतरेंगी। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनु हमसे बात करने के लिए। थैंक यू नीलम जी। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी, जिन्होंने सोचा, किया और दुनिया को कर दिखाया और अब आगे भी अपने नए रोल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगले हफ्ते एक और ऐसी ही तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।